पश्चिम बंगाल में भाजपा के विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कल देर रात ट्वीट करके दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने सोनामुखी के भाजपा विधायक दिवाकर घरामी पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ चित्र भी साझा किए। हालांकि पुलिस उनके इस दावे को स्वीकार नहीं कर रही है और कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। वैसे यह नई बात नहीं है कि राज्य पुलिस इस प्रकार की घटनाओं को नकार दे। पिछले 2 वर्षों से जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चल रही थी, उस पर भी पुलिस की रिपोर्टों में अधिकांश रूप से यही कहा गया है कि यह आपसी मनमुटाव और आपसी विवाद के कारण हुई है और इसमें राजनीति का कोई हाथ नहीं है और ऐसे मामलों को पुलिस दबा भी देती है। लेकिन दुखद यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए 2 माह से अधिक का समय हो गया है और उसके बावजूद भी अभी भी राजनीतिक हिंसा जारी है। यदि राज्य के कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक हिंसा रुकी भी है तो भी विपक्षियों और विरोधियों को अपमानित करने की घटनाएं तो दैनिक रूप से सामने आ रही है। फिर चाहे उसमें किसी का सिर मुंडवा दिया जाता हो, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हो, कोई कार्यकर्ता यदि भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहता है तो उसका एक प्रकार से शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें उस पर सैनिटाइजर छिड़का जाता है और जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उन्हें वापस लौटने के लिए कुछ शर्तें दी जाती हैं, जैसे वे अपनी पत्नियों और बेटियों को तृणमूल कांग्रेस नेताओं के हवाले कर दें। इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक इस मुद्दे पर कोई बड़ी सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय इस पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इन सभी मामलों पर जांच कर रहा है और जिसकी कुछ रिपोर्ट आंशिक रूप से हमारे सामने आई है। और यदि आप इन रिपोर्ट्स को देखेंगे, जो आप बीती हुई है, जो घटनाएं हुई है, तो आपका हृदय विचलित हो जाएगा कि इस तरह की घटना भारत जैसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में हुई है, लेकिन ये घटनाएं सत्य हैं। इसके बावजूद भी हम इन लोगों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। कई मांगे उठी कि क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पूर्ण नहीं तो क्या आंशिक राष्ट्रपति शासन एक विकल्प हो सकता है। क्या आंशिक राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक वैधता प्राप्त है, यही समझेंगे हम आज के वीडियो में। संविधान का अनुच्छेद 355 बात करता है कि केंद्र का दायित्व है कि वह राज्य को किसी भी अशांति से बचाए और सुनिश्चित करे कि हर राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही चले। इसके बाद ही आता है अनुच्छेद 356, जिसमें बात होती है कि क्या क्या अधिकार है केंद्र सरकार के पास। और 356(1)(a) के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो वह राज्य की शक्तियों पर आंशिक या पूर्ण अधिकार कर सकते हैं। साथ ही ध्यान दें कि संविधान का यह भी मानना है कि किसी भी शक्ति के साथ कर्तव्य भी आता है और जब सरकार को यह शक्ति मिली हुई है तो वह उसका एक तरह से संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है कि जब वह देख रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो वह अपना कर्तव्य समझकर अपने इन अधिकारों का उपयोग करे। साथ ही जो 1935 अधिनियम है भारत सरकार का, उसमें भी पूर्व प्रांतों के राज्यपालों को इस प्रकार की शक्तियां दी गई थी, जिसमें वे इस प्रकार राज्य की शक्तियों पर आंशिक या पूर्ण रूप से अधिकार जमा सकते थे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में भी इस पर बात हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार की घटना भले ही अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इसे संवैधानिक वैधता प्राप्त नहीं है। और संविधान यह सुनिश्चित करता है कि यदि सिर्फ राज्य का कुछ हिस्सा ही ऐसा पाया जाता है जो कि लोकतंत्र के अनुसार या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो सिर्फ उतने ही हिस्से पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात का दावा किया है। सरकारिया समिति की रिपोर्ट में भी जो राज्य और केंद्र के संबंधों पर बात करती है, उसमें भी इस प्रकार की बात कही गई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि यह एक अंतिम विकल्प होना चाहिए राष्ट्रपति शासन लगाना, लेकिन उसमें भी इस तरह के आंशिक राष्ट्रपति शासन की बात है। तो यदि आंशिक राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र को क्या करना होगा? इसके लिए केंद्र को सबसे पहले घोषणा करनी होगी, जो तथ्यों के आधार पर होगी कि किस तरह से राज्य में क्या समस्या है और किस तरह से लोकतंत्र का अवमूल्यन हो रहा है। साथ ही ध्यान दें कि हम यह जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव एक अभिन्न अंग है और जब चुनाव में किसी दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को निशाना बनाया जाए तो निसंदेह ही लोकतंत्र का हनन यहाँ पर हो रहा है। और इसलिए यह कर्तव्य होगा केंद्र सरकार का कि वह अपनी ओर से कोई कार्यवाही करे।
ऐसे में ये जो अधिकार मिलते हैं उसका उपयोग भी केंद्र सरकार को करना चाहिए और इसलिए यह घोषणा पत्र जारी करना चाहिए जो कई सारे तथ्यों पर आधारित हो। इस घोषणा पत्र की न्यायिक समीक्षा हो सकती है और जिसके बाद यदि सर्वोच्च न्यायालय को भी लगे कि इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही है और इस घोषणा पत्र में यह भी दर्शाना होगा कि किस तरह से राज्य अक्षम है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है इन घटनाओं को रोकने के लिए, तभी राष्ट्रपति शासन की मांग वैध हो सकेगी। और उसके बाद हमें यह सोचना है कि किन विभागों पर कब्जा किया जाए राष्ट्रपति शासन के अधीन जिससे सही तरह से कार्य प्रक्रिया चले। तो सबसे महत्वपूर्ण होगा गृह मंत्रालय, जो कि राष्ट्रपति शासन के अधिकार में आना चाहिए। इस रिपोर्ट में राज्यपाल के जो टिप्पणियां हैं उन्हें भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल की देखरेख में ही कोई राज्य होता है केंद्र के लिए और इसलिए राज्यपाल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस तरह से सबसे पहले गृह मंत्रालय को अधीन किया जाना चाहिए, तभी पुलिस जो काम कर रही है और नहीं कर रही है उसे फिर से परिचालित किया जा सकेगा और पुलिस को इस चीज पर दबाव बनाया जा सकेगा कि वह इन सारी चीजों को सही से निपटे, सभी केस दर्ज करे, जैसा हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है। और दूसरा यह किया जा सकता है कि कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधारों का और ई गवर्नेंस का जो विभाग है उसे भी अपने अधीन राष्ट्रपति शासन के तहत लिया जा सकता है, जिससे जो कर्मचारी और जो अफसर इस प्रकार की कार्यवाही में योगदान नहीं दे रहे हैं और संकोच कर रहे हैं उन पर भी कोई कार्यवाही की जा सके। इस तरह से आंशिक राष्ट्रपति शासन एक विकल्प बन सकता है यदि हम पूर्ण राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं चाहते। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए लगता है कि कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना चाहिए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहे स्वराज।